नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है जस्टिस मंत्रा में। आज हम आपके लिए लाए हैं साइबर फ्रॉड से संबंधित जानकारियां, जिसका विषय वस्तु है कि साइबर फ्रॉड की शिकायत कहां दर्ज करें, कैसे दर्ज करें और अपना गवाया हुआ रुपया कैसे वापस पाएं। आइए देखते हैं बिना समय जाया करते हुए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक साइबर फ्रॉड होने पर क्या करें और पैसा कैसे वापस पाएं। डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के साथ यूपीआई और बैंक फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 2024 की पहली छमाही में यूपीआई से जुड़ी हुई अकेले 25,924 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इससे ये लगता है कि साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है। ये फ्रॉड के निम्न प्रकार हैं, हम देख लेते हैं कैसे फ्रॉड हैं। ओटीपी फ्रॉड, कॉल फ्रॉड, फिशिंग, लिंक स्कैम, नकली यूपीआई ऐप, नकली क्यूआर कोड, दोस्त की ज़रूरत स्कैम। अब इससे संबंधित हम शिकायतें कहाँ दर्ज करें, कैसे क्या करें, इन्हीं का समाधान हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले बैंक को तुरंत सूचित करें, जिससे बची हुई धनराशि सुरक्षित की जा सके। उसके तुरंत बाद 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें और घटना की सूचना दें। यह तुरंत संबंधित बैंक और साइबर सेल को सचेत कर सकता है। जैसे कि ये तुरंत सचेत करने के बाद, जैसे आपके अकाउंट से कोई पैसा ट्रांजैक्शन किसी अन्य बैंक में हुआ है, किसी अन्य अकाउंट में, तो उस अकाउंट को भी ये फ्रीज कर देता है, जिससे वो आपका पैसे का लेन देन किसी अन्य से न कर सके। इससे होता क्या है कि आपके पैसे आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 1930 पे कॉल करने पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। इसको आप ट्रैक कर सकते हैं, अपने शिकायतों का ये स्टेटस रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार अगर पीड़ित 3 दिन के अंदर बैंक को धोखाधड़ी की सूचना दे देता है तो बैंक नुकसान की भरपाई करनी होती है। यह तभी मान्य है जब ग्राहक की लापरवाही ना हो, जैसे ओटीपी शेयर न करना आदि। बैंक द्वारा इनकार किए जाने पर आप बैंकिंग लोकपाल उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद जो है साइबर सेल पुलिस में शिकायत दर्ज करते हैं। तो राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। यदि पास के शहर में साइबर पुलिस सेल नहीं है तो स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। यदि एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया जाए तो शिकायत की प्रति एसपी और डीएसपी को भेज दें। इसके बाद भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत कोर्ट से भी अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है सबसे पहले यहाँ जो ध्यान देखने वाली है उस समय टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे आप जितना जल्दी शिकायत करते हैं 1930 पे, उतना ही जल्दी ये है जो है आपकी अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। सामने वाले के जहाँ पैसा का ट्रांजैक्शन हो गया उसके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, तो पैसा वापस आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप जितना इसमें डिले करते हैं वैसे उतना ही पैसे आने की संभावना कम हो जाती है। अब जो एफआईआर दर्ज होती है वो किन किन धाराओं के अंतर्गत दर्ज होती है, आइए उनको भी देख लेते हैं। ये आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत जो धारा 66C पहचान की चोरी, 66D धोखाधड़ी के उद्देश्य से व्यक्ति बनकर छल करना, धारा 43 बिना अनुमति के डेटा एक्सेस करना, पासवर्ड चुरा लेना, धारा 66 कंप्यूटर संसाधनों का दुरुपयोग करना, धारा 67 आपत्ति सामग्री का प्रकाशन करना, विशेषकर सोशल मीडिया से जुड़े मामले में। और हम आगे थोड़ा देख लेते हैं कि आईपीसी के तहत कौन कौन सी धाराएं आती हैं जिसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो ये आते हैं 420 धोखाधड़ी और विश्वासघात, 465, 468, 471 दस्तावेज की जालसाजी और फर्जीवाड़ा, धारा 406 आपराधिक विश्वास भंग, धारा 379 चोरी। इन्हीं मामलों में एफआईआर दर्ज, इन्हीं धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती है। अब शिकायत दर्ज करते समय हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने जरूरी होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप कोई भी एक आईडी प्रूफ जैसे आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि आदि। धोखाधड़ी से संबंधित स्क्रीनशॉट जैसे कोई आपके पास मैसेज आया हो, लिंक आया हो, कॉल लॉग, फोन आया हो, एसएमएस आया हो, ईमेल आया हो, लेन देन की रसीदें हों। यदि सोशल मीडिया से संबंधित हो तो उन अकाउंट का लिंक, यदि बैंकिंग यूपीआई फ्रॉड है तो बैंक स्टेटमेंट, यूपीआई ट्रांजैक्शन डिटेल, ये सब आपको लेके जाना होगा पुलिस के पास। अब आप एफआईआर दर्ज करा देते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद क्या होता है, ये आपकी जांच शुरू हो जाती है।
पुलिस या साइबर सेल आईपी एड्रेस को ट्रेस करता है, ईमेल को ट्रेस करता है, अकाउंट डिटेल खंगालता है कि कौन कौन से अकाउंट में आपका पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है, और उसके बाद मोबाइल नंबर आदि की जांच करता है। ज़रूरत पड़ने पर आरोपी को गिरफ्तार करता है और उसके बाद पीड़ित का बयान के आधार पर चार्जशीट दाखिल की जाती है। मुकदमा स्थानीय न्यायालय में चलता है। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट निर्णय सुनाती है कि ये जो मामला है किन किन धाराओं के अंतर्गत दर्ज की गई है और क्या और कितना सजा दी जानी चाहिए। तो मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि इन सारे मामलों में सबसे महत्वपूर्ण है समय। आप जितना जल्दी शिकायत दर्ज करेंगे उतना ही जल्दी आपके पैसे आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। धन्यवाद।